बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर में कल हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था। आप लोगों ने शायद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज पढ़ ली होंगी, है ना। तो एक बार जो है वो प्रॉपर्टीज रिवाइज कर लो खाली कि क्या है। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेसिकली क्या है, फंडामेंटली मैं बता रहा हूँ क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ नहीं है, इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन ये एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड का सेंस होता है, फील होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। जैसे बल्ब में से लाइट निकलती है, तो बल्ब में से लाइट निकलती है तो हमें दिखाई देती है ना, बल्ब में से लाइट निकलती है। तो इसी तरह से जैसे यहाँ कोई चार्ज है तो इस चार्ज में से इस चार्ज का सेंस निकलता है, इस चार्ज की फील निकलती है कि कैसा होता है। तो इसके पास में कोई पॉजिटिव लाते हैं तो धक्का पड़ता है, रिपल्सन होता है, पॉजिटिव लाते हैं तो, और नेगेटिव लाते हैं तो अट्रैक्शन होता है। ये जो कुछ भी हो रहा है इस सेंसेशन को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। मतलब मैं सबसे इजी वर्ड्स में समझा दे रहा हूं। डेफिनेशंस वगैरह जो है वो तो आपके पास में है ही, है ना। फॉर्मूला चार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेफिनेशन दी हुई है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दी हुई हैं, वो आपसे बार बार पूछी जाएंगी एग्जाम में। एग्जाम में आपसे बार बार पूछा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डिफाइन करिए, राइट डाउन 5 और 6 प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये बोर्ड एग्जाम में ज्यादा आएगा, है ना, और कंपटीशन एग्जाम में तो इसकी एप्लीकेशन आएगी जो अभी अपन डिस्कस करेंगे आगे। ओके, तो सभी बच्चों से मेरा एक कहना है कि एनसीईआरटी में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन आप पूरा याद कर लीजिए और प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पूरी याद कर लीजिए। एक बात। नंबर 2, जो आपका फॉर्मूला चार्ट है इसमें से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की पूरी डेफिनेशन याद कर लीजिए। करेक्ट। चलिए, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। यानी ये मान के चलिए कि ये ऐसा कंसेप्ट है जो आपको पूरे बोर्ड के अंदर सवाल निश्चित आएगा, पक्का आएगा, और इसी तरीके से कंपटीशन में भी पक्का आएगा। तो हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब देखो, ये जो फ्लक्स वर्ड है ना, इसको मैं सबसे पहले एक्सप्लेन कर दूं कि फ्लक्स होता क्या है। फ्लक्स मतलब इसको हम कहेंगे फ्लो। अमाउंट ऑफ फ्लो को फ्लक्स कहते हैं, अमाउंट ऑफ फ्लो को फ्लक्स कहते हैं। बात को समझने की कोशिश करिए। जैसे हवा का बहना, पानी का बहना, तो नदी में पानी बह रहा है और एनवायरनमेंट में हवा बह रही है, और प्रकाश का बहना, प्रकाश की बीम आ रही है कहीं से, बह रही है, राइट। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि ये आपका एक सोर्स ऑफ लाइट है। हमारा जो ये बोर्ड है, जो इंटरेक्टिव बोर्ड है, ये सोर्स ऑफ लाइट है। अगर मैं यहां से दूर हट जाऊं अभी, तो सारी की सारी लाइट बाहर आ रही है आपके पास। मैं बिल्कुल दूर हट गया, अब मैं यहां आ गया तो इसमें से कुछ रेज ऑफ लाइट मेरे ऊपर आ रही है। अब मैंने क्या किया कि यहां खड़ा हो गया मैं, तो मैंने इसका फ्लक्स कुछ रोक डाला, कुछ फ्लक्स मैंने अपने ऊपर ले लिया, कुछ फ्लो मैंने अपने ऊपर ले लिया, इसको फ्लक्स कहते हैं, राइट। अगर मैं यहां पर ऐसे हाथ बना दूं तो इसका मतलब मेरा जो हाथ है इसने भी कुछ फ्लक्स इसका रोक लिया है लाइट का। आप अगर मान लो बल्ब के सामने जाकर के ऐसे हाथ लगा दें तो बल्ब की काफी सारी लाइट रुक जाएगी आपके हाथ से, बल्ब के एकदम पास में जाके लगा देंगे तो। कुल मिलाकर के आप फ्लक्स का मतलब समझिए कि इसका मतलब है फ्लो। ओके, अब मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो कि कहीं पर कोई रिवर बह रही है, नदी बह रही है। नदी के अंदर अगर आप जा करके एक फ्रेम डुबो देते हैं, फ्रेम, जैसे मान लो आपने एक फ्रेम बनाया, हम इसको थोड़ी देर बाद पढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। पहले मैं आपको फ्लक्स का मतलब समझा देता हूं फंडामेंटली, कि फ्लक्स का सेंस, फ्लक्स का मीनिंग क्या है। ये आपका फ्रेम है मान लो। अब आपने फ्रेम को एक रस्सी से लटका दिया, अब आपने फ्रेम को एक रस्सी से लटका दिया। जब आपने फ्रेम को रस्सी से लटका दिया, फ्रेम को आप जाकर के रिवर के अंदर टांगो, तो रिवर में टांगेंगे ना, तो देखिए क्या होने वाला है। मान लो कि इस कमरे में
सपोज इस कमरे में ऐसा हो रहा है तो हम इमेजिन करते हैं कि एक रिवर फ्लो हो रहा है, रिवर फ्लो हो रहा है, करेक्ट, ओके। अब अगर हम इसको जो फ्रेम है उसको एकदम रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर लगा दें, रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर, तो मैं कहूंगा कि इस फ्रेम में से मैक्सिमम फ्लक्स पार होगा, मैक्सिमम फ्लक्स पार होगा। और अगर इस फ्रेम को मैं रिवर फ्लो के पैरेलल लगा दूं, पानी के पैरेलल लगा दूं मैं फ्रेम को, तो पक्का मान के चलो कुछ भी नहीं निकलेगा इस फ्रेम में से। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, है ना। तो थोड़ा सा ये जो है ना, अगर आप लोग समझ में आ गया तो बहुत ही आराम से समझ में आएगा। जैसे देखो मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, मैं कुछ बातें आपको बताना चाह रहा हूं कि जैसे मान लो इधर से कुछ बह रहा है, मान लीजिए पानी बह रहा है, राइट। अब अगर मैं यहां पर जो है एक जो है ना स्फीयर ऐसे रख दूं, एक स्फीयर रख दिया, तो बताइए ये स्फीयर जो है कितना अमाउंट इस स्फीयर का कौन सा एरिया है जो पानी को बहने से रोकेगा, पानी को बहने से रोकेगा। तो मैं बताऊं क्या है, स्फीयर का ये वाला एरिया नहीं रोकेगा पानी को बहने से। जैसे ये मेरे पास मान लीजिए एक स्फीयर है, हेमी स्फीयर है, हेमी स्फीयर है, तो यहां से पानी आ रहा है। तो मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, या आपसे विचार करने के लिए कह रहा हूं कि बताइए स्फीयर का कौन सा वाला हिस्सा इस पानी को रोकेगा। तो निश्चित रूप से ये वाला हिस्सा पानी को नहीं रोकेगा, क्योंकि यहां तक तो पानी पहुंचेगा ही नहीं जी, यहां तक तो पानी पहुंचेगा ही नहीं भैया। रोकेगा तो तब जब पानी वहां तक पहुंचेगा, पानी तो यही रुक गया इस हिस्से से। यह है पाई आर स्क्वायर। अगर आपको ये छोटी सी बात समझ में आ गई है तो इसका मतलब आपको फ्लक्स का सारा सेंस समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम फ्लक्स के बारे में बातें करेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले कह रहा हूं कि फ्लक्स होता क्या है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मैं डिफाइन कर रहा हूं और फिर हम वन बाय वन इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अमाउंट और नंबर। ये थोड़ा सा ये जो वर्ड है ना नंबर, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, ध्यान दीजिए। अमाउंट और नंबर, ये नंबर वाला जो वर्ड है ना ये मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ना एक्चुअल में एक सेंस होता है, ये कोई काउंट नहीं होता, 1 2 3 4 ऐसा कोई काउंट नहीं होता, एक सेंस होता है। अमाउंट वर्ड मेरे को थोड़ा अच्छा लगता है। अमाउंट और नंबर और क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ द, क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, लाइंस passing through or crossing, passing through or crossing, or crossing amount or number or quantity of the electric field lines passing through or crossing the surface, the given surface or given area, the given surface or given area is called associated electric flux, associated electric flux with that surface or area, surface और area। बड़ा बात को समझिए, कहा क्या जा रहा है, अमाउंट और नंबर। एक्चुअल में नंबर वर्ड जो है ना वो मेरी इच्छा तो रहती नहीं है नंबर वर्ड लिखने की, लेकिन सब किताबों में कुछ नंबर वर्ड लिखा हुआ है, इवन एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, इसलिए मैं लिख देता हूँ। बाकी ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को हमने पकड़ पकड़ करके कोई काउंट किया है कि 1 2 3 4 5, ऐसा कुछ नहीं है, नो काउंटिंग है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो दिखती ही नहीं है साहब, इमेजिनरी लाइंस होती हैं, वो केवल फील कराती हैं कि हाँ पॉजिटिव चार्ज पर झटका लगा,
नेगेटिव चार्ज पर अट्रैक्शन हुआ, ये फील होता है खाली, है ना। हाँ। कुछ चीजें दिखाई नहीं देती, जैसे हवा हमें दिखती नहीं है लेकिन होती है, इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखती नहीं है होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिखता नहीं है होता है, वो बात है। तो अमाउंट और नंबर और क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू और क्रॉसिंग द गिवन सरफेस और गिवन एरिया इज कॉल्ड एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स with that surface और एरिया, है ना। ये आपके इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेंसिटी मतलब डेफिनेशन है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ, नेक्स्ट टॉपिक डालिए, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी in terms of इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन देंगे। अभी तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन दी थी, फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, अभी तक की डेफिनेशन हमारी ये थी। आज हम थोड़ा डेफिनेशन बदल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, है ना। देखिए मैं क्या डेफिनेशन दे रहा हूं, आप चेक करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन दे रहा हूं मैं, ई वेक्टर इट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, it is amount or quantity, it is amount or quantity passing through it is amount or quantity passing through amount or quantity of electric field lines। सॉरी, यहां पे एक बार जरा एक मिनट, थोड़ा करेक्शन कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन दे रहा हूं, अमाउंट और क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना, पासिंग और क्रॉसिंग थ्रू यूनिट एरिया। ध्यान दीजिए, अमाउंट और क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग और क्रॉसिंग थ्रू यूनिट एरिया, नॉर्मली इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब होता है कि यूनिट सरफेस एरिया से जो लाइन पास ऑन हो रही है, राइट। तो देखो हमने कहा अमाउंट और क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग और क्रॉसिंग थ्रू यूनिट्स एरिया, है ना। नॉर्मली यानी नॉर्मल इंसिडेंस होना चाहिए, पैरेलल नहीं, नॉर्मल। पैरेलल में तो जीरो आ जाता है हमेशा ही। तो देखिए क्या है कि अगर मान लो यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब सवाल उठता है हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करना चाहते हैं, तो वी वांट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन। तो हमने टेक्निकली इसकी डेफिनेशन बनाई है कि यहां पर आप एक जो है ना यूनिट सरफेस एरिया रख दो जो कि इस लाइन के साथ परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर नहीं ऐसे, नॉट इन द प्लेन ऑफ बोर्ड। देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोर्ड के अंदर है, बोर्ड की प्लेन के पैरेलल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू प्लेन ऑफ द बोर्ड, है ना। तो ऐसे बह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे बह रहा है। हम क्या करेंगे, इस सरफेस को परपेंडिकुलर रखेंगे और यूनिट सरफेस होगा। तो फिर इसमें से जो अमाउंट पास हो गया, परपेंडिकुलर रखा है ये जानबूझ के ऐसे, क्योंकि मैं परपेंडिकुलर तो कैसे बनाऊं बताओ बोर्ड पे, है ना। हाँ, यानी कि ये इस तरह से रखा गया है। इसमें से जो अमाउंट निकल रहा है उसका नाम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो दैट इज ई वेक्टर, करेक्ट। अच्छा, अब हम बात करेंगे किसी एसोसिएटेड सरफेस एरिया की। तो देखिए मैं क्या कहूंगा आगे, है ना। नेक्स्ट, नाउ
इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स associated or linked any area A is given by this way. देखिए कैसे, phi is the flux associated with given area A, तो मैं कहूंगा phi को E वेक्टर डॉट A वेक्टर। अब आप कहेंगे ये क्या चीज है, ध्यान दो, यहां एक एक चीज पर ध्यान दे दीजिए आप। phi को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना। यहां ई वेक्टर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आप जानते ही हैं। ई वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर is always along the इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अलोंग ही डायरेक्शन है। एक मिनट जरा, मैं एक बार जरा चेक कर लूं। हाँ जी ठीक है, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है ना, ये आपकी डायरेक्शन है। अच्छा, अब ए वेक्टर क्या है? ए वेक्टर, इसको कहते हैं एरिया वेक्टर। डायरेक्शन ऑफ एनी सरफेस एरिया, और एरिया वेक्टर डायरेक्शन ऑफ एनी सरफेस एरिया और एरिया वेक्टर, एनी सरफेस एरिया और एरिया वेक्टर इज टेकन परपेंडिकुलर और नॉर्मल टू इट्स सरफेस। परपेंडिकुलर और नॉर्मल टू इट्स सरफेस। यानी कि हम एरिया वेक्टर को उसके परपेंडिकुलर ही मानते हैं। जैसे मैं यहां हूं, है ना, अगर आप मेरी बॉडी का एक क्रॉस सेक्शन बनाए यहां से, है ना, तो एक एरिया निकलेगा, उसकी डायरेक्शन किधर होगी? इधर। ये जो बोर्ड है उसका एरिया है, उसकी डायरेक्शन इधर है ना। एक्चुअली मैं एक बात बताऊं, बहुत साइंटिस्ट जो होते हैं ना, बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, वो चीजों को मैनेज करने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं। देखिए क्या जोरदार बात है। कोई भी एरिया, आपके काम का कौन सा एरिया होता है बताओ? आप हमेशा देखो उस एरिया का कोई मतलब नहीं है ना, जो एरिया के परपेंडिकुलर मतलब पैरेलल वाली बात सोचो। जैसे अब मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं, तो ये बोर्ड यूजफुल कब हो रहा है? बोर्ड कब यूजफुल हो रहा है बताइए? हमारे लिए यूजफुल कब है? जब हम ऐसे लिखते हैं, मतलब मेरा पेन इसके परपेंडिकुलर चल रहा है, ठीक, परपेंडिकुलर चल रहा है तो मैं कुछ लिख देता हूं, कुछ कर देता हूं। अच्छा, अगर कल को मैं जिद कर लूं कि नहीं, मुझे तो परपेंडिकुलर नहीं चलाना, मुझे तो पेन को पैरेलल चलाना है, अरे यार चला लो, अब क्या कर लोगे पैरेलल का? पैरेलल से कुछ नहीं होने वाला। यानी कि डायरेक्शन एक्चुअल में जो एरिया वेक्टर है, हर केस में देखो, आप चपाती खाते हो, खाना खाते हो, प्लेट में आप खाना डालते हो, राइट? तो चपाती आप रखते हो प्लेट में, चपाती रखने की डायरेक्शन जो है वो प्लेट के नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है ना। कभी आप ऐसे नहीं लाके रखते, यूं और यूं सिर्फ, मतलब खैर मस्ती वाली बातें हैं और कुछ नहीं है। आप समझ जाइए कि एरिया वेक्टर को हमने परपेंडिकुलर या नॉर्मल दिया है, करेक्ट। अब हमने कहा कि फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इसको थोड़ा सा मैं डिफाइन करूंगा बड़ी अच्छी तरह से, आप लोग थोड़ा सा चेक करिए। फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये डॉट प्रोडक्ट है भैया, दो वेक्टर हैं उनका डॉट प्रोडक्ट है। इसको मैं कहूंगा ई ए कॉस थीटा, करेक्ट। अब जब ये ई ए कॉस थीटा है तो मैं कहूंगा इसको
कि थीटा इज व्हाट, थीटा इज व्हाट, थीटा इज एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड ए वेक्टर, थीटा इज एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड ए वेक्टर, है ना। इट इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड एरिया वेक्टर, ध्यान दो, it is the angle between electric field line and area vector. It is not equal to angle between electric field line and surface area and surface of the area. थोड़ा सा आप बात को पकड़ जाइए, अगर ये पकड़ गए तो आप समझ गए, बात को पकड़ गए। एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड सरफेस ऑफ द एरिया, सरफेस ऑफ द एरिया का एंगल नहीं है, एरिया वेक्टर का एंगल है, एंड एरिया वेक्टर इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। हाँ जी, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। तो पता है मैं इसको क्या कहूंगा, मैं इसको कहूंगा थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का मतलब होता है ई वेक्टर, ई वेक्टर को ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहते हैं, है ना। तो एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ई वेक्टर एंड नॉर्मल टू द सरफेस। तो ये नॉर्मल टू द सरफेस है, ये आपका मतलब फ्लक्स आ गया। अब देखिए मैं सीन क्रिएट करता हूं अलग अलग तरह के हालात, तो हम बात करेंगे। नंबर 1, हमारा जो फाई था वो कितना था, फ्लक्स, इसको हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा है। इसको मैं कह रहा हूं ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसे मैं कहूंगा ई ए कॉस थीटा। अब ध्यान दो, केस नंबर 1, सबसे पहला केस, इफ cos थीटा इज 1 देन थीटा इज 0, cos थीटा इज 1, थीटा इज 0 डिग्री। एक मिनट, उड़ी बाबा रे, उड़ी बाबा। चलिए, उड़ी बाबा, फोन आ गया बीच में। चलिए देखिए, इफ cos थीटा इज 1, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, है ना, देन फाई कितना होगा बेटा, फाई होगा ई इंटू ए, और इसको मैं कहूंगा फाई मैक्सिमम, राइट। इट मीन्स, ध्यान दीजिए मैं क्या लिखने जा रहा हूं, it means maximum electric flux will be crossing or passing. It means maximum electric flux will be crossing or passing through a surface when surface is placed normal or perpendicular to the electric field lines। ये जोरदार बात है, यानी कि जब सरफेस को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर लगाएंगे, है ना, तो आपका जो है cos थीटा 1 होगा और थीटा बराबर 0 डिग्री होगा। अब ये क्या बात है, परपेंडिकुलर लगाएंगे तो थीटा बराबर 0 डिग्री होगा। मैं कहूंगा हाँ,
ध्यान दीजिए, क्योंकि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन उसके परपेंडिकुलर है। तो जैसे आप इसको ये भी कह सकते हैं कि जो थीटा है ना, ये 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री मीन्स थीटा इक्वल टू 0 डिग्री मीन्स सरफेस एरिया, मीन्स सरफेस एरिया इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना। बट एरिया वेक्टर इज पैरेलल, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है, बट एरिया वेक्टर इज पैरेलल, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए कि क्या ये हुआ है सारा, एरिया वेक्टर इज पैरेलल। तो नेक्स्ट नंबर 2, केस नंबर 2 में हम क्या करेंगे कि इफ थीटा इक्वल टू, सॉरी, केस नंबर 2 में हम क्या करेंगे, इफ cos थीटा इज 0, इसका मतलब थीटा बराबर 90 डिग्री, फाई विल बी 0, राइट, ओके। तो दिस इज मिनिमम फ्लक्स। एक दिन मुझसे एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर आपने इसको मिनिमम कह दिया, बच्चे हैं ना, पूछ लेते हैं, तो जब हम इस थीटा को 180 डिग्री रखेंगे, 180 डिग्री, तो 180 डिग्री रखेंगे तो फाई नेगेटिव में आएगा, तो क्या वो मिनिमम नहीं होगा? नहीं, एक्चुअल में मिनिमम उसको नहीं कहेंगे आप, वो एक्चुअल में डायरेक्शन का गेम है कि कोई फ्लक्स इधर जा रहा होगा, कोई फ्लक्स इधर जा रहा होगा, तो इधर जाने वाले को हम पॉजिटिव बोल देंगे, इधर आने वाले को हम नेगेटिव बोल देंगे। ऐसा हमारा प्रक्रिया रहेगी बोलने की, एक सिंपल सिस्टम रहेगा कि इफ फ्लक्स इज गोइंग इन दिस वे वी से पॉजिटिव, और इसको बेटर वे में मैं अभी थोड़ी देर बाद डिफाइन करूंगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, अभी नहीं डिसाइड करते, लेकिन कम से कम अगर हम थीटा बराबर 180 रख दें तो cos थीटा -1 जरूर हो जाएगा, लेकिन वो आपका फ्लक्स मिनिमम नहीं होगा, मिनिमम हम 0 को ही कहेंगे, उसको मैक्सिमम कहेंगे फिर से, राइट। ये ध्यान रखिए, आपके एग्जाम में आता है तो आप इसका जवाब ये देंगे। चलिए केस 2 आ गया आपका। अब देखिए इसके लिए मैं क्या बोलूंगा, इट मीन्स if surface area is placed, it means if surface area is placed parallel to electric field line, अरे ये क्या हुआ, अच्छा, surface area is placed parallel to electric field line, है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, then associated or linked flux will be 0, कोई फ्लक्स नहीं होगा, will be 0, right। in this case area vector will be perpendicular to electric field line। हाँ जी, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होगा, बट प्लेन ऑफ द एरिया will be parallel to the electric field line। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, समझ रहे ना, तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए ये आपकी 2 बातें कंप्लीट हो गई, और ये काफी सारी चीजें हैं एक्चुअल में, इसके अंदर काफी सारे सवाल बनते हैं यहां से। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे कि इफ वी कंसिडर अ वेरी स्मॉल एरिया DA, तो देखो इफ
we consider a very small area DA, very small area DA वेक्टर, बहुत छोटा सा एरिया ले लिया हमने कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ बिग एरिया वी आर टेकिंग वेरी वेरी इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल एरिया। तो देखिए क्या होगा इफ वी कंसीडर अ वेरी स्मॉल एरिया, तो मैं कहूंगा डी फाई इज स्मॉल फ्लक्स, स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, small electric flux associated with a small area dA, small piece of area, small piece of area dA वेक्टर, dA वेक्टर है ना। तो देखिए क्या होगा डी फाई आपको कहेंगे हम E वेक्टर डॉट dA वेक्टर, ये आपका डी फाई आएगा स्मॉल एरिया। अब अगर मान लीजिए कि हम एक बड़े एरिया को कंसीडर कर रहे हैं, बड़े एरिया को कंसीडर, बहुत बड़ा या क्लोज्ड एरिया है, तो फिर हम पता है क्या लिखेंगे, फाई टोटल लिखेंगे। फाई टोटल आएगा इंटीग्रेशन डी फाई, इंटीग्रेशन डी फाई हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ये आपका डी फाई आएगा। करेक्ट। अब आप थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करिए कि अगर क्लोज सरफेस हो, इफ एनक्लोज सरफेस, इफ एनक्लोज्ड सरफेस, इसको नोट कर लीजिए, इफ एनक्लोज्ड सरफेस, एनक्लोज्ड का मतलब होता है कि सरफेस पैक्ड है, उसके अंदर कुछ वॉल्यूम इन्वॉल्व है सरफेस के अंदर। तो इफ एनक्लोज्ड सरफेस देन फाई विल बी व्हाट, फाई विल बी इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। देखिए इसको हम इस तरह से लगा के बोलते हैं, ऐसे कर देते हैं इसको पैक, ऐसे। इसका मतलब होता है कि जो इंटीग्रेशन किया जा रहा है दैट इंटीग्रेशन विल बी फॉर एन एनक्लोज्ड सरफेस। ठीक है, ये आपका जो है ना एनक्लोज्ड सरफेस है। अब मैं आपका जो एक टॉपिक है आगे बहुत ही अच्छा है, उसका डेरिवेशन करने जा रहा हूं मैं, और दैट डेरिवेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड और स्कूल पर्पज। देखिए अभी तक जो हमने पढ़ा है ये स्कूल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बच्चे ध्यान देवें। अभी तक मैंने जो पढ़ा है इसके अंदर आज के लेक्चर में वो स्कूल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे स्कूल टीचर सवाल जरूर पूछेंगे, है ना, बोर्ड में जरूर आएगा। लेकिन अब जो अगला पार्ट आर्टिकल है हमारा, फॉर्मूला चार्ट में चेक करिए आप, फॉर्मूला चार्ट में अगला पार्ट आर्टिकल है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद अ सर्कुलर एरिया ऑफ रिंग और डिस्क ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इसका मैं डेरिवेशन करने जा रहा हूं, लेकिन वो डेरिवेशन आपके बोर्ड और स्कूल पर्पज के लिए कोई काम का नहीं है, बट उस डेरिवेशन का यूज जो है फिजिक्स में कहां कहां होता है आप सोच भी नहीं पाएंगे। मैं आपको बताऊं उस डेरिवेशन का यूज हम जो है ना बहुत सारे जगह पर करेंगे, यहां भी करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड में भी करेंगे, किसी फ्लो में भी कर सकते हैं हम। इवन हम जो है ना 11th क्लास में हम इसका यूज कर चुके हैं बहुत ज़्यादा, है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशंस वगैरह के अंदर काट करके। इस तरह से हम जो है ना काफ़ी सारा सॉलिड एंगल पढ़ाया होगा मैंने आपको, उसमें यूज किया होगा। अब हम आते हैं इसके ऊपर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका कॉम्पिटिशन में बहुत यूज है। ये मान के चलो कॉम्पिटिशन एग्जाम आप इसके बगैर क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड और पासिंग थ्रू, एसोसिएटेड और लिंक्ड और पासिंग, है ना, सारे बातों का मतलब एक ही है, लिंक्ड और पासिंग। तो ध्यान दीजिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड और लिंक्ड और पासिंग थ्रू रिंग और सर्कुलर एरिया, है ना, रिंग और डिस्क ड्यू टू का पॉइंट चार्ज क्यू। कैपिटल क्यू, ये हमारा जो है ना आर्टिकल है, और इसको मैं प्रूव करूंगा, मतलब इसको डेराइव करूंगा मैं। तो देखिए यहां पर कोई पॉइंट चार्ज है और इसकी वैल्यू है कैपिटल क्यू, राइट। बेटा कैपिटल क्यू पॉइंट चार्ज है,
तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी, है ना। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, चारों तरफ निकलता है, वैसे तो चारों तरफ निकलता है साहब, इधर भी, उधर भी, इधर भी, उधर भी, मत पूछो किधर किधर निकलता है। बिल्कुल, जब सूरज चमकता है तो सूरज जब निकलता है सुबह सुबह, तो बेटा सूरज तो चारों तरफ ही धूप फैलाता है ना। इसी तरीके से हमारा चार्ज जो है उसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चारों तरफ निकलती हैं। जैसे हमारा सूरज चारों तरफ लाइट फैलाता है, किसी के साथ में बेईमानी नहीं करता कि इधर तो नहीं फैलाऊंगा इधर फैलाऊंगा, करता है क्या सूरज? नहीं करता ना। ऐसे ही हम यहां भी करेंगे कि ये जो चार्ज है इसका ये सेंटर है। अब हम आते हैं यहां पर कि यहां से बहुत थोड़ी सी एक डिस्टेंस है, एक्स डिस्टेंस। कितने डिस्टेंस? एक्स डिस्टेंस। यहां पर मैं एक सर्कल बना देता हूं परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये एक सर्कल बना दिया है मैंने। इस सर्कल में से कितना फ्लक्स निकलेगा इसका मेरे को आइडिया लगाना है। सर्कल में से कितना फ्लक्स निकलेगा इसका मेरे को आइडिया लगाना है। तो निकाल दूं मैं सर्कल में से कितना फ्लक्स निकलेगा। मान लो ये कैपिटल आर रेडियस है, मान लो ये कैपिटल आर रेडियस है। अब मैं इसको पूरा का पूरा कैलकुलेट करने जा रहा हूं, और मैं पता है बड़े स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करूंगा। आप थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे कि ये डिस्टेंस यहां से x है और ये कैपिटल R है। ये डिस्क है या रिंग है या सर्कल है, जो भी है, मैं यहां पर इसके बड़े छोटे छोटे पीसेज कर रहा हूं। तो देखिए छोटे छोटे पीसेज कैसे करते हैं, ऐसे 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 ऐसे, और एक पीस यहां से करूंगा स्मॉल r डिस्टेंस का और dr रेडियस का, राइट। तो मैं उस डायग्राम को अगले पेज पर बनाता हूं, थोड़ा साफ सुथरा डायग्राम, है ना। देखो ये आपका Q चार्ज है, इससे x डिस्टेंस पर मैंने एक सर्कल लिया है, और इस सर्कल के सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर मैंने एक बहुत छोटी सी रिंग बना दी है, और इस रिंग का जो थिकनेस है वो dr है। तो dr इज थिकनेस ऑफ दिस रिंग, dr इज थिकनेस ऑफ दिस रिंग, करेक्ट। अब आप समझने की कोशिश करिए कि ये Q है और ये स्मॉल r है, ये स्मॉल r है, करेक्ट। अब जब ये स्मॉल r है और ये dr है, तो देखो क्या होने वाला है। मुझे इस एरिया में से पहले फ्लक्स निकालना है। हाँ, टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करूंगा मैं इस एरिया के लिए, और निकालने के बाद फिर मैं आगे बात करूंगा। तो देखिए मैं ऐसा कर रहा हूं कि इस पॉइंट से इसको कनेक्ट कर दे रहा हूं, ये लो जी, राइट। बेटे ये डिस्टेंस क्या आएगी? ये डिस्टेंस आएगी √r² प्लस x², पक्का। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी ऐसे ही होगी, क्योंकि यहां अगर मैं +1 कूलम चार्ज रख दूं तो +1 कूलम चार्ज को ये रिपेल करेगा। तो दिस विल बी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। यस, दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, करेक्ट। ओके, चलिए, व्हाट इज द एरिया ऑफ स्मॉल इनफाइनाइटेसिमल रिंग? तो देखो DA इज स्मॉल एरिया ऑफ स्मॉल रिंग, स्मॉल एरिया ऑफ स्मॉल रिंग। देखो बेटा, ये जो स्मॉल एरिया ऑफ स्मॉल रिंग है ना, तो स्मॉल एरिया की लेंथ कितनी है, स्मॉल रिंग की लेंथ कितनी है? एरिया की डेफिनेशन होती है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ, स्मॉल रिंग की लेंथ है 2πr और इसकी ब्रेड्थ है dr। ये स्मॉल एरिया है DA, करेक्ट। ये जो स्मॉल एरिया DA है ना, इसकी डायरेक्शन इधर है, क्योंकि हमने कहा एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है। ये एंगल अगर मैं थीटा बोल दूं, तो ये एंगल क्या आ जाएगा? थीटा हो जाएगा, पक्का पक्का हो जाएगा, है ना। चलिए अब मैं d∅ बोल रहा हूं, d∅ इज इक्वल टू E वेक्टर डॉट dA वेक्टर। तो देखो बेटा, इसको मैं लिख रहा हूं d∅ को EDA cos थीटा, EDA cos थीटा। अब मैं E की वैल्यू लिखूंगा ईमानदारी से। देखो
मैं ई की वैल्यू लिख रहा हूँ, बहुत ही अच्छे से ई की वैल्यू लिखूंगा मैं, है ना। ये चलो अभी थोड़ी देर तो यही रख लेते हैं, फिर बाद में कर लेंगे। ई की वैल्यू लिख रहा हूं मैं के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, दिस इज द डिस्टेंस, है ना। तो मैं लिखूंगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। डी ए आपका ये है, तो इसको लिखूंगा मैं 2 पाई आर डी आर कॉस थीटा। कॉस थीटा को मैं लिखूंगा एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। चेक करिए आप, कुल मिला के आपके पास डी फाई की सारी वैल्यू आ गई। ई डी ए कॉस थीटा, ई को मैंने लिखा ये, डी ए को लिखा है ये, और कॉस थीटा को लिखा है ये। आप चेक कर लीजिए, ये डी फाई आ गया। और जब ये डी फाई आ गया है तो देखो क्या लिखूंगा मैं इसको लिखूंगा 2 पाई के कैपिटल क्यू कॉमन, 2 पाई के कैपिटल क्यू कॉमन बाहर निकाल दो, है ना। एक्स भी कांस्टेंट है साहब, कांस्टेंट चीजों को बाहर रख देते हैं और बाकी चीजों को हम ब्रैकेट के अंदर रख देते हैं। तो देखना 2 पाई बाहर आ गया, के क्यू बाहर आ गया, एक्स बाहर आ गया, ब्रैकेट के अंदर आ गया आर डी आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। सारे प्रोसेस को सब बच्चे एक बार दोबारा समझ लेंगे। प्रोसेस बड़ा सिंपल है, बड़ा ही सिंपल प्रोसेस है। यहां पर कैपिटल क्यू चार्ज है ना। तो देखो मैं पिछले पेज से दिखाता हूं आपको, पिछले पेज में था, यहां पर क्यू चार्ज है, इसने चारों तरफ लाइनें फैला रखी हैं अपनी, चारों तरफ अपना प्रकाश फैला रहा है, चार्ज अपना असर, अपना प्रवाह चारों तरफ भेज रहा है। वो इसमें से भी कुछ निकलेगा ही, तो कितना निकलेगा ये हमें पता करना है। तो देखिए इसके लिए हमने क्या क्या कार्यक्रम किया। सबसे पहले मैंने चार्ज ले लिया और चार्ज से एक्स डिस्टेंस पर एक सर्कल ले लिया। इस सर्कल का बड़ा इसका रेडियस कैपिटल आर है, सर्कल का पूरा कंप्लीट रेडियस कैपिटल आर है, करेक्ट। इस सर्कल के मैंने छोटे छोटे बहुत सारे टुकड़े किए थे, पिछले पेज पर आपको बताया भी था कि सर्कल के हमने बहुत सारे टुकड़े किए थे, है ना। फिर हमने एक छोटे से टुकड़े को ले लिया, स्मॉल आर डिस्टेंस वाले को, और उसकी थिकनेस ले ली डी आर, है ना। तो देखो हमने ये थिकनेस ले ली। अब हमने क्या किया है इसको कि स्मॉल एरिया निकाला इसका, तो लेंथ 2 पाई आर होती है, ब्रेड्थ डी आर हमने ली है, ब्रेड्थ डी आर हमने ली है। फिर इसके बाद डी फाई फ्लक्स, फ्लक्स का हमारा डेफिनेशन है ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, अभी मैंने पढ़ाया। तो ई डी ए कॉस थीटा, ये है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2 पाई आर डी आर, ये आपका एरिया है डी ए, और कॉस थीटा की वैल्यू है एक्स अपॉन कॉस थीटा, देखो यहां से, राइट। ये एंगल थीटा ही आएगा निश्चित रूप से। ये आपके एरिया वेक्टर है, दिस इज डी ए वेक्टर एंड दैट इज ई वेक्टर। तो ई वेक्टर और डी ए वेक्टर के बीच में एंगल डी थीटा है, करेक्ट। अब हम इस डी फाई को इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि हमें सारी रिंग के लिए निकालना है। तो आई एम गोइंग टू इंटीग्रेट दिस थिंग, है ना। तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे अगले पेज पर। तो मैं लिख रहा हूं, देखो मैं लिखूंगा फाई इक्वल टू टोटल, फाई टोटल। तो फाई इक्वल टू आएगा इंटीग्रेशन डी फाई, इंटीग्रेशन डी फाई आएगा 0 से लेके कैपिटल आर तक, हाँ 0 से लेके कैपिटल आर तक। अब देखना जरा, मैं कुछ गड़बड़ कर दूंगा, 2 पाई लिखूं क्या, एक मिनट जरा, फिर भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना, है ना। मतलब व्हाट इज दिस, एक मिनट जरा, ठीक है, ध्यान दो। मैं कहूंगा 2 पाई के क्यू एक्स, मुझे लगता है यही था बाहर, है ना, जो ब्रैकेट के बाहर लिखा था, एक बार देख लेते हैं। 2 पाई के क्यू एक्स, है ना, ब्रैकेट के अंदर वाला का आइटम लिखेंगे और उसको फिर इंटीग्रेट करेंगे, आर डी आर, और यहाँ है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये चीज है। अब हम इसको 0 से लेके कैपिटल आर तक लेके जाएंगे। इंटीग्रेशन करना का काम है अब अपने को, इंटीग्रेशन करना आप सब लोगों को सीखना है। मैं यहाँ पर इसको एक साइड के अंदर इंटीग्रेशन कर देता हूँ इसका, आप लोग चेक करेंगे। आई विल डू कंप्लीट इंटीग्रेशन हियर ऑन दिस साइड। देखना, आर डी आर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, करेक्ट। नाउ पुट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू
टी स्क्वायर, नहीं ऐसा करो टी पुट कर दो, है ना, स्क्वायर करने के आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को टी पुट कर दिया, टी पुट कर दिया, इससे क्या आसान हो जाएगा इंटीग्रेशन करना। देखिए कैसे, अब मैं इसको इंटीग्रेशन करूंगा तो आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन आता है 2r dr, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आता है वो सॉरी डिफरेंशियल है। हमने अब ये जो पुट किया है ना, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो इसको हमने पुट किया और इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2r dr, और ये एक्स स्क्वायर 0 होगा, ये dt आएगा, है ना। हाँ, अब ध्यान दीजिए r dr को मैं बोलूंगा dt अपॉन 2, बस काम हो गया। अब मैं यहां पे लिख दूंगा इसको, देखो dt अपॉन 2, तो इंटीग्रेशन dt अपॉन 2, और इसको लिख दूंगा t रेज़ टू पावर 3/2, बस काम हो गया। तो देखिए क्या किया है हमने इंटीग्रेशन करने के लिए, साइड में रख दिया फंक्शन इंटीग्रेशन का जो था, हमने ये माना कि पुट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टी, फिर इसको डिफरेंशिएट किया तो ऐसा आ गया आर स्क्वायर का डिफरेंशियल और टी का डिफरेंशियल, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 0 आएगा, क्यों, क्योंकि एक्स कांस्टेंट क्वांटिटी है, दिस इज फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज, ये आपका आया, इसको हमने वहां पुट कर दिया, आर डी आर इक्वल टू डी टी अपॉन 2 आया, इस आर डी आर इक्वल टू डी टी अपॉन 2 को मैंने यहाँ पुट कर दिया, आर डी आर, तो ये डी टी आ गया। अब देखिए हमारे पास में रिजल्ट ये आया, इंटीग्रेशन 1/2 तो बाहर निकाल दो, एक काम करो, हाँ 1/2 को बाहर लिख दो, और इसको इंटीग्रेशन को लिख दो टी रेज़ टू पावर -3/2 इंटू डी टी, करिए जी, अब इंटीग्रेशन करिए, तो देखो 1/2 टी रेज़ टू पावर -3/2 का इंटीग्रेशन आएगा टी रेज़ टू पावर -1/2 एंड -1/2, चेक करिए, तो ये आएगा -1/√t, -1/√2 को मैं लिखूंगा 1 को क्या लिखूंगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ध्यान दीजिए ये 1/2 टी रेज़ टू पावर -3/2 है, हम इंटीग्रेशन करेंगे तो टी रेज़ टू पावर n+1 अपॉन n+1 का रूल लगाएंगे, n+1 अपॉन n+1, तो -3/2 में +1 जोड़ा तो -1/2 आया, ये आपके पास में -1/√2 आ गया, -1/√t आ गया, t की जगह मैंने वैल्यू रख दी, करेक्ट, ये हमारे पास इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया। अब देखना इस फाई को मैं लिख रहा हूं ट्वाइस पाई के क्यू एक्स, बस अब इंटीग्रेशन की वैल्यू लिख रहा हूं डायरेक्ट, दैट इज -1 अपॉन √r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको आप 0 से लेके कैपिटल R तक करिए, 0 से कैपिटल R तक करिए, तो देखो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे फाई इक्वल टू 2 पाई, के को लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू, और ये माइनस है, तो देखिए 1 अपॉन माइनस को बाहर निकालो, एक बार अपर लिमिट रखो, 1/√ कैपिटल R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/√0 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपकी लिमिट रख दी है हमने, माइनस साइन आपका बाहर आएगा, तो एक बार मैं फाई को लिख देता हूं -2 पाई, इसको लिख दिया ना अपन ने, के को 4 पाई एप्सिलॉन दिया, अच्छा यहाँ से एक्स कहाँ गया भैया, उड़ी बाबा रे, एक्स भूल गए हम, हाँ ये एक्स भी तो है, भूलो मत भाई, भूलो मत, के ये आ जाएगा क्यू एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, चेक करना जरा, और यहाँ की कहानी आप जरा यहाँ पे लिखिए, तो माइनस बाहर निकाला ना मैंने, तो ये हो गया 1/√r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर -1/x, ये आ गया है, करेक्ट। अब मैं इस माइनस को अंदर ले जा रहा हूं और x को भी अंदर ले जा रहा हूं, देखना जरा ध्यान से, तो सब बच्चे ध्यान से देखेंगे, फाई इक्वल टू q/2 एप्सिलॉन नॉट लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, और आप देखिए इस -x को अंदर ले जा रहा हूं, तो यहां लिखूंगा 1 - x अपॉन √r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, चेक करिए, तो ये आपका फ्लक्स आ गया। कुल मिलाकर के इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो फ्लक्स है ना वो ये आ गया। कुल मिला के हमारा रिजल्ट आया ना, इसकी मैं समरी बना देता हूँ। समरी ये है कि अगर कोई पॉइंट चार्ज आपके पास है और इस पॉइंट चार्ज के कारण x डिस्टेंस पर आपको कोई एरिया दिया हुआ है, सर्कुलर
सर्कुलर एरिया, और उसकी रेडियस कैपिटल आर है ना? तो ये आपका जो है ना होगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर मैं इस एंगल को फाई कह दूं या अल्फा कह दूं, तो सीन ऐसा बनेगा कि आपका जो इसमें से फ्लक्स पास होगा उसकी वैल्यू आएगी q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और आएगा 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको हम कहेंगे q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस अल्फा, ये कहेंगे हम इसको हम ऐसे बोलेंगे। ये कॉस अल्फा हुआ, ये आपका फ्लक्स हुआ इस सर्कल से निकलने वाला। चलिए मैं आज एक छोटी सी कैलकुलेशन और करूंगा। वो कैलकुलेशन ये है कि अगर हम एक चार्ज को स्फीयर के अंदर रख दें तो टोटल फ्लक्स कितना, सॉरी, अगर हम एक चार्ज को स्फीयर के अंदर रख दें तो टोटल फ्लक्स कितना निकलेगा। एक छोटी सी कैलकुलेशन और करेंगे, बस फिर आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, मेरे पास एक चार्ज है कैपिटल क्यू, इस चार्ज को मैं बंद कर दे रहा हूं एक स्फीयर के अंदर। हाँ जी, स्फीयर अच्छा नहीं बनाया ना, स्फीयर अच्छा नहीं बनाया मैंने, मैं ट्राई करता हूं अच्छा स्फीयर बनाने की। अब मैंने अच्छा बनाया है। अच्छा, अब अगर अच्छा नहीं भी बनाना तो आप मान लो अच्छा बनाया है। हाँ, स्फीयर अच्छा है, बस अब मानना ही पड़ेगा, अच्छा नहीं है तो मानना पड़ेगा, बस, है ना। हाँ, ये चार्ज है। अब हम क्या करेंगे, इसका सेंटर ले लिया यहां पे, तो देखो क्या है, इसकी रेडियस कैपिटल आर है। तो पता है क्या होगा, इसको हम कैसे करेंगे, इसका टोटल फ्लक्स कैसे काउंट करेंगे। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसका एक छोटा सा एरिया ले लूंगा, बिल्कुल जरा सा एरिया, डीए इज स्मॉल एरिया। तो यहां से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी, नेचुरल है, चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है। ये जो डीए है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इसके बीच का एंगल कितना है ये बताइए आप। तो इसके बीच का एंगल है 90 डिग्री, है ना। तो देखो डीए is a small piece of area, small piece of the surface area, अच्छा, dA is a small piece of surface area on the sphere, on the sphere, on the sphere। तो मैंने क्या किया है, मैं इसको अलग कलर से बना रहा हूं, थोड़ा डिफरेंट कलर ले लेते हैं, रेड ले लेते हैं ना। देखो यहां पे ये एक स्मॉल एरिया है और इस स्मॉल एरिया की डायरेक्शन इधर है, डायरेक्शन इधर है। तो जो स्मॉल एरिया का सरफेस है, स्मॉल एरिया का जो सरफेस है ना, उसके तो एंगल 90 डिग्री है, ये 0 डिग्री है ना। तो ध्यान दीजिए, ई वेक्टर E वेक्टर इज हैविंग डायरेक्शन, है ना। या एक काम करो, इसको लिखिए, E वेक्टर इज हैविंग सेम डायरेक्शन एज DA वेक्टर। बी वेरी वेरी केयरफुल, ये जो मैंने 90 डिग्री एंगल लिखा है ना साहब, ये पता है कहां लिखा है, ये स्फीयर की सरफेस के साथ में लिखा है, DA वेक्टर की सरफेस के साथ में नहीं लिखा है। ये E वेक्टर है और ये DA वेक्टर है, करेक्ट। तो मैं कहूंगा कि एंगल बिटवीन E वेक्टर एंड DA वेक्टर इज 0 डिग्री, but DA वेक्टर is perpendicular to surface of sphere, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सरफेस ऑफ स्फीयर के सरफेस के परपेंडिकुलर है, हमेशा ही ऐसा होगा। अब देखिए, अब मैं डी फाई निकालता हूं, स्मॉल फ्लक्स, ध्यान दो, डी फाई इज स्मॉल फ्लक्स, तो ये आएगा ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, इट इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा।
है ना। अब ध्यान दो आप कि ये ई डी ए कॉस थीटा आएगा, तो ई डी ए कॉस थीटा को मैं लिखूंगा कॉस जीरो, कॉस जीरो। बी वेरी वेरी केयरफुल। मैं अभी इसका एक डायग्राम दोबारा बना देता हूँ, जिससे कि यहीं पे बना देते हैं, चलो, जिससे कि कंसेप्ट एकदम क्लियर रहे। ध्यान दो, ये जैसे आपका स्फीयर है और ये आपका चार्ज है, यहां पर हमने एक छोटा सा ये लिया है, इसका एरिया वेक्टर डी ए वेक्टर यहां है बेटा, और ई वेक्टर जो है ना वो भी इधर ही है, ई वेक्टर भी इधर ही है। तो डी ए वेक्टर एंड ई वेक्टर बोथ आर पैरेलल, बोथ आर पैरेलल, है ना। जो डी ए वेक्टर है उसका सरफेस के साथ में एंगल 90 डिग्री है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ई वेक्टर एंड डी ए वेक्टर पैरेलल है, ये आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, बोर्ड एग्जाम में, है ना, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए हम अगली कैलकुलेशन करते हैं। कहाँ, अगले इसी पेज पर था ना, हाँ ये आ गया डी ए कॉस थीटा। तो अब देखिए डी फाई इक्वल टू आ गया है ई इंटू डी ए, कॉस जीरो इज 1, तो आप 1 लिख दीजिए। अब हम लिखेंगे फाई, फाई को हम करेंगे इंटीग्रेशन डी फाई, और पता है क्या लिखूंगा, ऐसा ब्लॉक बना के लिखूंगा, तो इसको लिखूंगा मैं ई डी ए, ई डी ए को क्या लिखूंगा, डी ए ही लिखूंगा, और इसी तरीके से मैं ब्लॉक बनाऊंगा, मतलब एक वो बनाऊंगा, सर्कल बनाऊंगा, जिससे कि एनक्लोज सरफेस का मतलब है ये सेंस है। तो अब आप ई को बाहर निकालिए, ये आएगा इंटीग्रेशन डी ए। इंटीग्रेशन डी ए का मतलब होता है कि पूरे स्फीयर का आपको एरिया लेना है। तो फाई इक्वल टू ई डी फाई इज 4 पाई आर स्क्वायर, ये आपका एरिया आ जाएगा पूरा। दिस इज द फ्लक्स, हेंस फ्लक्स एसोसिएटेड विथ अ चार्ज इज दिस। अब देखिए इसको मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन और कर दूं कि फाई इज अ फ्लक्स एसोसिएटेड विथ अ चार्ज और विथ अ स्फीयर। चार्ज के चारों तरफ हमने स्फीयर पैक कर दिया, तो ये ई आ जाएगा आपका के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये आपका आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो इसे कह देंगे 4 पाई के क्यू, 4 पाई के क्यू फ्लक्स। इसका ये जो फ्लक्स आया है ना 4 पाई के क्यू, इसी को गॉस थ्योरम कहते हैं। तो इसको हम कल डिटेल में पढ़ेंगे पूरा, गॉस थ्योरम। 4 पाई के क्यू इसे कहेंगे, 4 पाई के को बोलेंगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये क्यू आ जाएगा, इसको हम बोलेंगे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये फाई। एक्चुअली पता है क्या है, फंडामेंटली मैंने गॉस थ्योरम प्रूव किए हैं, जो कि मैं अभी पढ़ाया नहीं हूं आपको, कल पढ़ाऊंगा, है ना, लेकिन उसको प्रूव पहले कर दिया, जिससे कि अब आपको कल मजा आएगा, है ना। मैं इसको जो है ना पूरा चेक करता हूं ऊपर से लेके नीचे तक को, और आप इसको अच्छी तरह से समझ जाइए कि क्या है एक्चुअल में। एक चार्ज है, हम जानना चाहते हैं इस चार्ज से टोटल फ्लक्स कितना निकलता है, चार्ज की खुद की दम कितनी है, खुद की ताकत कितनी है, खुद के अंदर कैपेसिटी कितनी है। तो चार्ज की कैपेसिटी पता करना चाहते हैं पूरी, कि हाउ मच फ्लक्स विल बी लिबरेटेड फ्रॉम द चार्ज। तो मैंने इसको क्या किया, एक स्फीयर में क्लोज कर दिया, फिर स्फीयर में क्लोज कर दिया तो स्फीयर के तो सारे पॉइंट्स पर जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आएगा। हमने क्या किया, यहाँ पे एक छोटा सा सरफेस एरिया लिया, फिर जो छोटा सा सरफेस एरिया लिया उसकी हमने कैलकुलेशन करी, तो वो इस तरह से कैलकुलेशन आई, डी ए वेक्टर इज स्मॉल पीस ऑफ स्मॉल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, तो वो आपके पास में आ गया जो भी है डी ए, और ई जो है वो सेम डायरेक्शन है वहां पे, तो अपने पास में एंगल भी आ गया, एंगल आ गया, फिर हमने अपना जो फाई का सिंपल फॉर्मूला था वो लगा दिया, डी फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, राइट। और ये आपने कर लिया, यहां तक हम पहुंच गए, पूरा का पूरा कैलकुलेशन हो गया, आपके पास में सारी चीजें रखी हुई है। इसको आप अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिए। कल हम पढ़ेंगे गॉस लॉ, और गॉस लॉ पर उसके बाद हम ढेर सारे एग्जांपल्स करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो ये जो है ना आपके टॉपिक का ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है, ठीक है। तो चलिए जी, आज के लिए इतना काफी है। पिछले पेज पर जो है हमने ये किया था, आप इन सबको रिवाइज अच्छी तरह से नोट्स बना लीजिए, बहुत अच्छी तरह से नोट्स बना लीजिए। और बाकी जो है अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो यू कैन डिस्कस इन द जूम सेशन, राइट। ओके, बाय।